पिछले भाग में हमने बात की थी अणुसंख्य गुणधर्म की। अणुसंख्य गुणधर्म जैसा आप जानते हो, किसी पदार्थ के वे गुण जो उसके कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि उनकी प्रकृति पर, उन्हें हम अणुसंख्य गुण कहते हैं। इस अणुसंख्य गुणधर्म के अंतर्गत हमने दो अणुसंख्य गुणधर्म पढ़े थे। एक पढ़ा था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और दूसरा था हमारा क्वथनांक में उन्नयन। आज हम बात करेंगे तीसरे अणुसंख्य गुणधर्म की, जिसे हम कहते हैं या जो है हिमांक में अवनमन। हिमांक अवनमन। तो सबसे पहले हमें यह पढ़ना होगा कि हिमांक कहते किसे हैं। छोटी कक्षाओं में हमने पढ़ा है हिमांक किसी द्रव का वह ताप है, या हिमांक किसे कहते हैं कि जिस ताप पर द्रव जो है वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे हम हिमांक कहते हैं। यहाँ हम हिमांक को पदार्थ के वाष्प दाब से जोड़ते हैं। तो हिमांक की परिभाषा क्या होगी? किसी पदार्थ का वह ताप जिस पर उसकी ठोस और द्रव अवस्था का वाष्प दाब समान हो जाए, यानी जिस ताप पर पदार्थ की द्रव और ठोस अवस्था का वाष्प दाब आपस में समान हो, उस ताप को हम उस पदार्थ का क्या कहते हैं? हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट समान। अब हम बात करते हैं कि किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय घोलते हैं। विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोला जाए तो प्राप्त विलयन का जो हिमांक है वो उसके विलायक के हिमांक की तुलना में क्या होता है? कम होता है। ध्यान रहे कि विलयन का हिमांक विलायक के हिमांक से जो है वो क्या होगा? कम होता है। विलायक का हिमांक, विलयन का हिमांक विलायक के हिमांक से कम होता है, और जो हिमांक में कमी होती है उसे हम क्या कहते हैं? हिमांक में अवनमन। अब आपसे पूछ ले कि हिमांक में यह अवनमन क्यों होता है, तो हमने हिमांक को किससे कोरिलेट किया है? वाष्प दाब से। हम ये जानते हैं कि विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से क्या होता है? कम। तो रीजन आपसे पूछे तो रीजन को आप किस तरीके से कोरिलेट करोगे कि विलायक का चूंकि वाष्प दाब जो है वो विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है, या विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। इस कारण विलयन का जो हिमांक होगा वो विलायक के हिमांक से क्या होगा? कम होगा। और हिमांक में होने वाली इस कमी को जो हम है वो क्या कहते हैं? हिमांक में अवनमन। अब इसको हम ग्राफिकल तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ एक ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ जो होगा वो एक तो बनाया जाएगा वाष्प दाब, और दूसरा बनाया जाएगा यहाँ पर किसके बीच में? हिमांक या तापमान कह सकते हो आप, टेम्परेचर। तो ताप और वाष्प दाब के बीच में एक ग्राफ खींचते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये एक वक्र है वाष्प दाब और ताप के बीच में, जो कि हिमकृत विलायक को, हिमकृत मतलब हिम का मतलब होता है बर्फ या ठोस अवस्था कह सकते हो, हिमकृत विलायक को रिप्रेजेंट करता है। अब किसी विलायक का तापमान यदि कम किया जाए तो ताप में कमी के साथ साथ उसके वाष्प दाब में भी क्या आएगी? कमी आएगी। तो इस प्रकार से वाष्प दाब जैसे जैसे ताप जैसे कम होगा, वाष्प दाब भी क्या होगा? कम होगा। मान लेता हूं कि मेरे लिए ये एक वक्र है BC, जो कि किसी शुद्ध विलायक के लिए है। इस वक्र से हमें स्पष्ट है कि वक्र BC क्या बताता है कि जैसे जैसे हमारे तापमान में कमी आती है, इस विलायक का वाष्प दाब भी क्या होने लगता है? कम होता है। जैसे ही ये ठोस अवस्था में वाष्प दाब के बराबर आ जाता है, यानी इस वक्र में BC में इस C बिंदु पर इस विलायक का वाष्प दाब हिमकृत विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। इस अवस्था में वो ठोस अवस्था पर आ जाता है। तो ये जो तापमान होगा वो इस शुद्ध विलायक का क्या कहलाएगा? हिमांक कहलाएगा, जिसे मैं यहाँ सिंबल दे देता हूँ TF0 से। ध्यान रहे TF, T का मतलब टेम्परेचर है, F फ्रीजिंग पॉइंट, और नॉट जो है वो सिंबल रिप्रेजेंट करता है कि ये शुद्ध विलायक के लिए। अब हम इस विलायक की ताप में कि किसी अवाष्पशील विलेय को घोल दें तो हमें पता है कि विलायक की तुलना में विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो वाष्प दाब जैसे ही कम होगा तो हमें क्या करना होगा?
इस विलयन को और ज़्यादा ठंडा करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इसका वाष्प दाब इसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए। तो मान लो कि ये वक्र हमने एक बनाया है DE। DE वक्र किसी विलयन के लिए वाष्प दाब और ताप के बीच में ग्राफ है, जिससे स्पष्ट है कि ये बिंदु D पर जाकर क्या किस अवस्था में आता है, ठोस अवस्था में। तो बिंदु E जो है वो इस विलयन के लिए क्या कहलाएगा, हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा, जिसे मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ TF से। तो आप देख सकते हैं कि विलायक की तुलना में विलयन जो है उसका हिमांक जो है वो क्या है, कम है। अब विलायक की तुलना में विलयन का हिमांक कितना कम है, तो हम इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं, जो कि हिमांक में होने वाले अवनमन को प्रदर्शित करता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अब हम क्या लिख सकते हैं कि हिमांक का जो अवनमन है अर्थात डेल्टा TF ये किसके बराबर होगा कि विलायक के हिमांक में से विलयन के हिमांक को क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो हिमांक में होने वाली कमी अर्थात हिमांक अवनमन प्राप्त हो जाएगा। तो इसे हमने समीकरण 1 से दर्शाया है, जहां TF0 शुद्ध विलायक का हिमांक है और TF विलयन का हिमांक है। अब हम देखो इस चित्र की सहायता से देखें, तो चित्र में देखो आप कि हिमांक में जो होने वाली ये कमी है, ये कमी किस पर निर्भर करती है, ये वाष्प दाब में होने वाली कमी पर। अर्थात डेल्टा TF जितना वाष्प दाब कम होगा उतना ही TF का मान भी होगा। तो हम चित्र से क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P, यानी वाष्प दाब में अवनमन जितना अधिक होगा उतना ही अधिक उसका हिमांक अवनमन होगा। इसे हम समीकरण दे देते हैं 2। अब हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, राउल्ट का नियम पढ़ा था अवाष्पशील विलेय के लिए कि डेल्टा P जो है वाष्प दाब में जो अवनमन है वो विलेय के मोल अंश के समानुपाती होता है, यानी कि जितना ज्यादा विलेय हम मिलाएंगे उतना ही ज्यादा उसके वाष्प दाब में अवनमन होगा। ये मान हम चाहे समीकरण 2 में रख दें, तो समीकरण 2 से क्या लिख दिया जाएगा कि डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू XB। इसे मैं समीकरण दे देता हूँ 3। अब XB किसको रिप्रेजेंट करता है, विलेय के मोल अंश को। क्या होता है विलेय का मोल अंश, तो हम जानते हैं कि विलेय के मोल बटा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, विलेय का मोल अंश। ये मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, समीकरण 3 डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू NB बटा NA प्लस NB। ठीक है, अब अगर विलयन तनु है अर्थात अति तनु विलयनों के लिए अति तनु विलयन क्या होते हैं, जिसमें विलेय के मोल की तुलना में विलायक के मोलों की संख्या क्या होती है, बहुत कम होती है, उस विलयन को हम क्या कहते हैं, अति तनु विलयन कहते हैं। तो हर के अंदर, यहाँ नीचे के अंदर देखो Na प्लस NB का मान Na की तुलना में बहुत कम है, तो हम इसलिए हम क्या कर सकते हैं, Na और NB के मानों का योग को हम लगभग Na विलेय के मानों को, विलेय के मोल को हर में हम क्या कर देते हैं, नगण्य कर देते हैं। तो समीकरण क्या बन जाए, हम हर के अंदर विलेय के मोलों को नगण्य कर रहे हैं, यानी Na प्लस NB को हम क्या लिख रहे हैं, Na ही लिख रहे हैं। तो समीकरण क्या बन जाएगा उपरोक्त, डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू NB बटा Na। ठीक है, अब आप यहाँ पर इस व्यंजक के अंदर NB को क्या लिख सकते हो, विलेय की मात्रा बटा उसका अणुभार। इसी प्रकार Na को क्या लिखा जा सकता है, A की मात्रा बटा A का अणुभार। इसे समीकरण में लिख दो, तो डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू ये हो जाएगा WB बटा MB, और हर में मान रखोगे WA बटा MA को। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ एक प्रोपोर्शनल का साइन हटा रहा हूँ और इस व्यंजक को बदल रहा हूँ। तो डेल्टा TF एक मैंने स्थिरांक काम में ले लिया, समानुपाती स्थिरांक कहेंगे, इनटू इस व्यंजक को लिख रहा हूँ WB बटा MB इनटू ये मान ऊपर चला जाएगा, MA बटा रह जाएगा हमारे पास WA। ध्यान दें बच्चों, यहाँ पर K हमने क्या लिया, एक समानुपाती नियतांक है,
और एम का मतलब क्या है, आणविक द्रव्यमान या अणुभार, ए का विलायक का। क्योंकि ये दोनों राशियां क्या होती है, स्थिर होती है, इसलिए इन दोनों का गुणनफल भी एक स्थिर होगा। तो मैं इसे एक नए स्थिरांक से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, डेल्टा टी एफ बराबर, इसको मैं लिख देता हूँ के एफ, और इस व्यंजक में मान जो है वो एज इट इज डब्ल्यू बी बटा एम बी इंटू डब्ल्यू ए, एक व्यंजक आ गया। देखो अब यहाँ इस व्यंजक में गौर करें, देखो ये जो पद हमें प्राप्त हुआ है, विलेय की मात्रा बटा उसका अणुभार इंटू विलायक की मात्रा, कुछ याद करें तो ये हमारे पिछले टॉपिक क्वथनांक उन्नयन में भी ऐसा व्यंजक आया था, जहां पर हमने इस व्यंजक को क्या बताया था कि ये विलयन की किसको दर्शाता है, मोललता को दर्शाता है। तो हम उपरोक्त व्यंजक को और छोटा कर देते हैं, तो डेल्टा टी एफ बराबर किया जाएगा के एफ इंटू स्मॉल एम। यहाँ स्मॉल एम जो है वो क्या है, मोललता को दर्शाता है। ये समीकरण नंबर दे देते हैं हम इसको 4। तो देखो जरा, हमको कभी कभी प्रश्न पूछ लेते हैं कि हिमांक में अवनमन के लिए, विलयन के लिए संबंध स्थापित कीजिए, तो हमें ये संबंध को इस तरीके से डेराइव करके बताना है। अब यहाँ पर इस व्यंजक में हमने देखो एक कांस्टेंट लिया था के एफ, जैसे के बी लिया था क्वथनांक उन्नयन में, यहाँ पर के एफ है। इस के एफ को हम नाम देते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक। अवनमन बोला है क्योंकि हिमांक में क्या हुआ, तो अवनमन कमी हुई है, विलयन को हमने मोललता के पदों में दर्शाया, इसलिए हम इसको कहते हैं हिमांक का मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। इस के एफ के लिए हमने दो चीजें बतानी है। एक तो हमें पूछते हैं कि के एफ की विमा या मात्रक बताइए, तो के एफ की विमा या मात्रक बताने के लिए ये व्यंजक देखते हैं हम। इस व्यंजक के अंदर जरा देखो, डेल्टा टी एफ यानी क्वथना हिमांक में अवनमन, और हिमांक की जो विमा है वो किस में ली जाती है, केल्विन के अंदर ली जाती है। तो हमने लिख दिया इसके लिए के बराबर के एफ का हमें मात्रक ज्ञात करना है। इस व्यंजक में एम डब्ल्यू बी बटा एम बी, इस पद को हमने क्या नाम दे रखा है, विलेय के मोल, तो लिख दिया हमने विलेय के मोल। और डब्ल्यू ए मोललता में विलायक की मात्रा किस में ली जाती है, किलोग्राम में, तो यहाँ पर हम नीचे लिख देंगे किलोग्राम। इसको थोड़ा व्यवस्थित कर दो तो के एफ का मात्रक मिल जाएगा आपको। तो सबसे पहले यहाँ रहेगा देखो केल्विन, किलोग्राम को उधर भेजेंगे, मोल को उधर भेजेंगे, तो किलोग्राम तो ऊपर चला जाएगा और मोल जो है वो क्या आएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। थोड़ा और व्यवस्थित कर दो इसको, तो के एफ बराबर क्या आ जाएगा, केल्विन इंटू किलोग्राम, और इस मोल को अगर मैं ऊपर भेजूं तो ये क्या बन जाएगा, मोल इनवर्स। तो मोलल अवनमन स्थिरांक का मात्रक या विमा जो है वो क्या जाएगी, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। यही मात्रक हमारे लिए केबी का भी था, केबी का और के दोनों का मात्रक दोनों का क्या है, सेम है। ठीक है, अब एक काम और करेंगे इसके अंदर, वो है के एफ की परिभाषा, परिभाषा देंगे इस अवनमन स्थिरांक की, के एफ की। तो इसी व्यंजक को पुनः काम में लेते हैं। कभी भी स्थिरांक की परिभाषा ज्ञात करनी हो तो बाकी सभी भौतिक राशियों को इस व्यंजक में क्या कर दोगे, स्थिरांक मान लोगे या इकाई मान लोगे। तो इस व्यंजक के अंदर हम डब्ल्यू बी बटा एम बी यानी विलेय के मोल को कह देते हैं कि ये कितना है, 1 मोल है, और डब्ल्यू ए विलायक का मान 1 किलोग्राम मान लेते हैं। तो ये दोनों मान अगर मैं इस व्यंजक में रखूं तो के एफ बराबर क्या जाएगा, डेल्टा टी एफ। तो के एफ बराबर डेल्टा टी एफ है, तो यहाँ लिख देंगे कि के एफ बराबर क्या जाएगा, डेल्टा टी एफ। अब हम इसकी परिभाषा बनाएंगे। परिभाषा बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि विलेय के मोल कितने हैं, 1, और विलायक की मात्रा कितनी है, 1 किलोग्राम। यानी जब हम 1 मोल विलेय को 1 किलोग्राम विलायक में घोलते हैं तो जो भी उसका हिमांक अवनमन आएगा वही उसका क्या कहलाता है, मोलल अवनमन स्थिरांक। तो किसी भी विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक वह ताप है जब 1 मोल विलेय को 1 किलोग्राम में घोला जाता है। इस तरीके से भी बोल दो, या 1 मोल को 1 किलोग्राम विलायक में घोलने पर जो भी हिमांक अवनमन होगा
वही उसका क्या कहलाता है, मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। ठीक है।